Assalamu alaikum everyone. Welcome to Al Aziz Institute Course IELTS. It is our lecture number 2 and we are going to discuss specifically the reading module. Let's know more about the reading. First thing is about the introduction. We are already aware of, as we have discussed the reading module in quite detail, what is going to be the format of that. हमें ऑलरेडी पता है कि हमारे पास रीडिंग टेस्ट दो होते हैं, एक एकेडमिक और दूसरा जीटी. दे आर एसेंशियल द सेम बट थोड़े थोड़े हमारे पास डिफरेंसेस होते हैं जो कि पैसेजेस से रिलेटेड होता है. नंबर ऑफ 40 क्वेश्चंस होते हैं एकेडमिक में, 40 क्वेश्चंस जीटी में होंगे और हर क्वेश्चन का मार्क होगा एक. एंड द थिंग इज, आपने यहाँ पे कोशिश करनी है टू अंडरस्टैंड व्हाट दे आर सेइंग एंड यू नीड टू आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन देयर. अब रीडिंग क्या होती है? इट इज अ सॉर्ट ऑफ अ कॉम्प्रिहेंशन. क्या आपको एक पूरा पैसेज दिया जाता है जो कि एकेडमिक में लेंथी और कॉम्प्लेक्स होते हैं, जीटी में इजी और शॉर्ट होते हैं, और आपने सिंपली कुछ क्वेश्चंस दिए गए होंगे आपको जो कि डिफरेंट कैटेगरीज के होंगे, आपने उनको आंसर करना है. दिस इज ऑल दैट यू नीड टू डू इन द रीडिंग मॉड्यूल. और रीडिंग मॉड्यूल की टाइमिंग्स भी आपको पता है कि 60 मिनट्स का होगा और आपने इसे उसी टाइम में अपने आंसर्स को शिफ्ट भी करना है जिस टाइम में आप अपने आंसर्स को कंप्लीट कर रहे हैं. जिस तरह लिसनिंग में आपको सेपरेट 10 मिनट मिलते हैं, यहाँ पे कोई सेपरेट 10 मिनट नहीं होंगे. नाउ मूविंग टूवर्ड्स द फर्दर थिंग्स कि हमें रीडिंग में किस किस स्किल की जरूरत होती है. अब रीडिंग मॉड्यूल को एज करने के लिए सिंपली आपको चार स्किल्स पे काम करने की जरूरत है. सबसे पहली है स्किमिंग और स्कैनिंग, दूसरी आपकी वोकेबलरी है, तीसरी आपकी टाइम मैनेजमेंट है, और फोर्थ वन आपके पास है अंडरस्टैंडिंग द मेन थीम. अगर हम स्किमिंग एंड स्कैनिंग की बात करें, अब स्किम का मतलब होता है जस्ट टू लुक. हम पढ़ नहीं रहे, हम सिर्फ देख रहे हैं और माइंड में अपने कुछ स्कैन कर रहे हैं. स्कैन का मतलब होता है किसी चीज को तलाश करना, देखना और तलाश करना. नाउ द थिंग इज, जब हम स्किमिंग और स्कैनिंग करते हैं हमारा मेन फोकस होता है हेडिंग्स, सब हेडिंग्स, फर्स्ट एंड द लास्ट सेंटेंस ऑफ द पैराग्राफ टू अंडरस्टैंड द आइडिया. क्योंकि फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी थीसिस स्टेटमेंट होती है हर पैराग्राफ की, जो आपको बताती है आगे पैराग्राफ में आने क्या वाला है. और आखिरी लाइन आपकी कंक्लूडिंग लाइन होती है जो आपको बताती है पीछे जो डिस्कस हुआ है उसका अल्टीमेट कंक्लूजन क्या है. और स्कैनिंग में हमारे पास इन्वॉल्व होते हैं कि हम थॉरोली तो नहीं लेकिन बहुत मोटा मोटा मूव आउट करते हैं फ्रॉम द होल पैराग्राफ जस्ट टू गेट टू नो अबाउट द स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन की बात हो क्या रही है. स्कैनिंग में हमारा मेन फोकस होता है नाउन्स के ऊपर, मींस नेम्स, डेट्स, नंबर्स ऑफ द पर्टिकुलर ईयर्स दैट दे आर गोइंग टू डिस्कस ओवर दैट. अब स्कीमिंग और स्कैनिंग आपको हमेशा मदद देती है टू गेट द पैसिव आइडिया, पैसिविटी ऑफ द स्टेटमेंट, कि यहाँ पे स्पेसिफिकली डिस्कस हो क्या रहा है. आपको डीप डाउन अंडरस्टैंडिंग नहीं होती कि लिखा क्या हुआ है, क्या इसके डीप मीनिंग्स क्या हैं, बट हाँ आपको स्टोरी पता चल जाती है बाय डूइंग स्किमिंग एंड स्कैनिंग. और यही वो चीज होती है जिसकी हमें जरूरत होती है. अदरवाइज इफ यू विल रिलाई ऑन द रीडिंग कि आप पहले सारा पढ़ेंगे फिर अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो उसमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है. इट इज टाइम टेकिंग, दैट्स द रीजन वी नीड टू गेट अ स्किल स्किम एंड स्कैन. नेक्स्ट वन इज vocabulary. एज वी आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो आइल्स में आते हैं दे आर एमिंग फॉर द स्कॉलरशिप. और स्कॉलरशिप के लिए आपको पता है अगर आपकी मिनिमम रिक्वायरमेंट 6 हो, 6.5 हो, बट स्टिल इट इज डिजायरेबल कि आपके जितने ज्यादा बैंड्स हो उतना ज्यादा अच्छा है. वो उतने ही आपके चांसेस को इनहेंस करता है इन द सिलेक्शन प्रोसीजर. और बैंड्स रीडिंग में आपके आते हैं अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो. अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छी होती है जब आपकी वोकेबलरी अच्छी हो. अब वोकेबलरी का क्या मतलब होता है कि सिंपली आपने एक पैसेज सॉल्व किया, पैसेज में से आपको बहुत से वर्ड्स आते थे लेकिन स्टिल देयर वर सम सॉर्ट ऑफ 10 to 15 वर्ड्स इनका जिनके आपको बिल्कुल नाम हाव नहीं है. तो आप सिंपली क्या करेंगे, आपने पैसेज सॉल्व किया, पैसेज सॉल्व करने के बाद नाउ यू आर अवेयर ऑफ देयर वर सम सॉर्ट ऑफ वर्ड्स दैट आई वाज नॉट अवेयर ऑफ. तो सिंपली आप उन वर्ड्स को निकालेंगे, रजिस्टर पे लिखेंगे, यू विल सर्च आउट द मीनिंग्स. अब होता है क्या है कि एक स्पेसिफिक मीनिंग को लेके आप जब सेंटेंस में जाते हो फिट नहीं बैठता, देन यू नीड टू लुक फॉर द सिनोनिम्स, क्योंकि रीडिंग में आपको हमेशा सिनोनिम्स मिलते हैं. वो एक वर्ड जो उन्होंने एक दफा यूज कर लिया है वो क्वेश्चन में जाएंगे, पैसेज में आएंगे, दे आर नॉट गोइंग टू रिपीट इट डाउन अगेन. वो हमेशा एक नया वर्ड लेके आएंगे जिसका मीनिंग सेम होगा. सो यू रियली नीड टू वर्क ऑन योर वोकेबलरी टू गेट योर हैंड्स ऑन द रीडिंग मॉड्यूल. थर्ड वन इज टाइम मैनेजमेंट.
अब टाइम मैनेजमेंट में क्या होता है कि वी नीड टू डेवलप सम सॉर्ट ऑफ स्ट्रेटजीज। स्ट्रेटजीज आपने डेवलप करनी है जो आपको इंश्योर करे कि आप 60 मिनट्स के लिमिटेड टाइम में अपने 40 नंबर ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। नाउ जस्ट हैव अ लुक, आर रैंडम गेस, वी आर सेइंग दैट 40 नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर देयर, 60 मिनट्स आर देयर। अब अगर आप रेंडमली भी थिंक आउट करें तो आपको पता चलता है कि आई एम हैविंग 1.5 मिनट पर क्वेश्चन। और इसी 60 मिनट्स में मैं आपसे कह रही हूँ कि आपने अपने आंसर्स को शिफ्ट भी करना है एक दूसरी शीट के ऊपर। अब अगर इसी 60 मिनट्स में आपने आंसर भी किसी दूसरी शीट पे शिफ्ट करना है जो कि 14 नंबर है, तो ऑब्वियसली उसे उसमें भी टाइम लगेगा। और नियर अबाउट उसमें टाइम लगते हैं 8 to 10 मिनट्स। अब उन 8 to 10 मिनट्स को भी निकाल दें तो यू विल सी कि आपके पास नियर अबाउट 50 to 52 मिनट्स होते हैं फॉर द सोल्यूशन। सो वी रियली नीड टू हैव द स्ट्रेटेजीज जिससे हमारा टाइम मैनेज हो। Then fourth one is understanding the main theme and opinion of the writer. Now the thing is that कि humanly it is not possible कि आपको दुनिया के सारे vocabulary words का पता चल जाए कि इस word का मतलब क्या है। Still कुछ ना कुछ gaps हमारे पास रह जाते हैं जिनको हमें cover out करना होता है, लेकिन within the short duration of the period हम कर नहीं पाते। अब अगर कोई ऐसा वर्ड आपके पैसेज में मौजूद है जिसके बारे में आपको नहीं पता, देन व्हाट यू नीड टू डू, जस्ट फोकस ऑन द वे, द टोन, द एटीट्यूड, द ओपिनियन ऑफ द राइटर। अब फोकस हम कैसे करते हैं? कॉन्टेक्स्ट पे फोकस करके हम पिछली लाइनें पढ़ते हैं, अगली लाइनें पढ़ते हैं, फिर हम देखते हैं कि अच्छा वो एग्रेसिव लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, नहीं, ही इज वेरी पोलाइट। पोलाइट है तो उसने वो वर्ड किसी पॉजिटिव सेंस में यूज किया होगा, वो एग्रेसिव है तो उसने बहुत ही नेगेटिव टर्मिनोलॉजी में यूज किया होगा। तो हम उस वर्ड को अपने हिसाब से इंटरप्रेट करते हैं, एक गेस किया हुआ मीनिंग लेके हम अपने आंसर्स को डिसाइड करते हैं। दीज आर द 4 स्किल्स जिन पे हम वन बाय वन काम करेंगे ड्यूरिंग आवर होल कोर्स। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, दिस क्वेश्चन टाइप्स। अगर हम रीडिंग मॉड्यूल की बात करें, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द डेमो क्लास के हमारे पास 11 डिफरेंट किस्म की क्वेश्चन टाइप्स होती हैं जिनमें fill in the blanks. I have written it down in the form of the column so that it would be clear to you everyone. Fill in the blanks, table and diagram, short answer questions, true false not given। अब हमारे पास दो तरह के क्वेश्चंस होते हैं, ट्रू फॉल्स नॉट गिवन और यस नो नॉट गिवन। दोनों एक ही क्वेश्चन के दो मुख्तलिफ नाम है, सो देर इज नो नीड टू कंफ्यूज बिटवीन बोथ ऑफ दीज के ट्रू फॉल्स लिखा है या यस नो नहीं लिखा। Paragraph location, paragraph heading, matching information, pick two and three type of question, multiple choice questions, sentence completion, and last but not the least, summary completion। ना, अब क्या होता है कि ये जो हमारे पास क्लासिफिकेशन अभी हमने देखी है क्वेश्चन टाइप्स की, जो हम कह रहे हैं कि 11 क्वेश्चन टाइप्स होती हैं रीडिंग मॉड्यूल में, ये 11 क्वेश्चन टाइप्स आगे फर्दर कैटेगराइज हुई हुई हैं 3 कैटेगरीज में। इनमें से कुछ क्वेश्चन टाइप्स आपको इन ऑर्डर नजर आती हैं, कुछ नॉट इन ऑर्डर नजर आती हैं, कुछ मोस्टली इन ऑर्डर नजर आती हैं। अब इन ऑर्डर का एक सादा सा मतलब होता है इन द सीक्वेंस। वो वाली क्वेश्चन टाइप्स जो इन ऑर्डर होंगी उनके आंसर्स आपको एक सीक्वेंस में मिलते हैं। मींस पहले क्वेश्चन के बाद, पहले आंसर के बाद सेकंड क्वेश्चन का आंसर, सेकंड के बाद थर्ड क्वेश्चन का आंसर, थर्ड क्वेश्चन के बाद फोर्थ क्वेश्चन का आंसर, फोर्थ के बाद फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर। ऐसा नहीं हो सकता कि आपको फर्स्ट के बाद सेकंड मिल रहा है और थर्ड आपको सेकंड से पहले मिल जाए, नो। इन केस ऑफ इन ऑर्डर 100% आपके आंसर्स एक सीक्वेंस को फॉलो करेंगे, और वो सीक्वेंस आपके पूरे पैसेज में हो सकता है, एक पैराग्राफ में हो सकता है, एक सिंगल स्टेटमेंट में हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, लेकिन आपके आंसर सीक्वेंस में होंगे। सेकेंड कैटेगरी है नॉट इन ऑर्डर। नॉट इन ऑर्डर मीन्स आपके आंसर्स किसी भी सीक्वेंस को फॉलो नहीं करते। मीन्स आपको क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर एट द टॉप ऑफ द पैसेज मिल रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर एट द बॉटम ऑफ द पैसेज मिल रहा है, 2 आपको इन बिटवीन मिल जाता है। आपके सारे आंसर्स पूरे पैसेज में स्कैटर्ड हुए हुए होते हैं, के फैले हुए होते हैं, आपके पास कोई कोहेरेंस मौजूद नहीं होती इन बिटवीन एनी सॉर्ट ऑफ द क्वेश्चंस। थर्ड कैटेगरी है मोस्टली इन ऑर्डर्स। अब मोस्टली इन ऑर्डर्स में क्या होता है कि वी आर नॉट श्योर कि हमारी स्ट्रेटेजी 100% इन द सीक्वेंस है या 100% नॉट इन द सीक्वेंस है,
यहाँ पे 90% चांसेस होते हैं कि आपके क्वेश्चंस जो हैं वो सीक्वेंस को फॉलो करते हैं, बट स्टिल वी आर हैविंग 10% एक्सेप्शंस कि वो नॉट इन ऑर्डर भी हो सकते हैं, तो हमें बहुत ज्यादा केयरफुल रहना पड़ता है व्हाइल डूइंग मोस्टली इन ऑर्डर्स ना। ये हमारे पास है एक पैसेज और उसमें से कुछ हमारे पास है क्वेश्चंस। नाउ द थिंग इज, ये जो इंफॉर्मेशन यहाँ से आपको एट द टॉप ऑफ ए पैराग्राफ से स्टार्ट होती दिखाई दे रही है और आपको एंड अप होती नजर आ रही है ई पैराग्राफ में, इस सारी इंफॉर्मेशन को हम बोलते हैं पैसेज। और ये जो स्पेसिफिकली चंक्स हैं इनको हम बोलते हैं पैराग्राफ्स। सॉरी, माय बैड, वी वर हियर, दिस वन। अब ये जो हमारे पास है, हमने अभी डिफरेंशिएट किया बिटवीन अ पैसेज एंड अ पैराग्राफ, के पैराग्राफ्स आपके पास स्मॉल चंक्स होते हैं और ये जो यहाँ से यहाँ तक इंफॉर्मेशन है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपके पास पैसेज होती है। अब जो अभी हमने कैटेगराइजेशन की थी कि हमारे पास क्वेश्चन टाइप्स होती हैं इन ऑर्डर, नॉट इन ऑर्डर, मोस्टली इन ऑर्डर। इन ऑर्डर के बारे में मैंने कहा था कि वो जो ऑर्डर है मींस वो जो सीक्वेंस है वो आपके पूरे पैसेज में हो सकता है। मींस आपको फर्स्ट का आंसर यहाँ पे मिल जाए, सेकंड यहाँ पे मिल जाए, थर्ड यहाँ पे मिल जाए, फोर्थ यहाँ पे मिल जाए, फिफ्थ यहाँ पे मिल जाए। योर आंसर्स आर फॉलोइंग द सीक्वेंस, मींस दीज आर इन ऑर्डर। और हो सकता है वो आपका सीक्वेंस एक पैराग्राफ में मौजूद है, कि आपको फर्स्ट का आंसर यहाँ पे मिला, सेकंड यहाँ पे मिल रहा है, थर्ड यहाँ पे मिल रहा है, फोर्थ यहाँ पे मिल रहा है, फिफ्थ यहाँ पे मिल रहा है। आइदर योर आंसर्स आर इन वन पैराग्राफ बट स्टिल दे आर फॉलोइंग द सीक्वेंस। और ये हो सकता है कि आपके आंसर एक पैराग्राफ एक लाइन में भी हो सकते हैं, जैसे फर्स्ट का आंसर यहाँ पे हो, सेकंड यहाँ पे हो, थर्ड यहाँ पे हो, फोर्थ यहाँ पे हो। फाइन। अब ऑर्डर बताने का हरगिज मतलब नहीं है कि आपका फर्स्ट पैराग्राफ, फर्स्ट आंसर फर्स्ट पैराग्राफ में तो सेकंड दूसरे पैराग्राफ में ही आएगा। इट कैन बी द वेरी नेक्स्ट वर्ड जिसमें आपको फर्स्ट का आंसर मिले। जस्ट यू नीड टू बी अ लिटिल बिट मोर केयरफुल। फाइन, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड हियर। Now, these are few of the strategies that we need to take care of जब भी हम लोग कोई भी क्वेश्चन टाइप सॉल्व करेंगे। सो हमारे पास 5 सिंपल स्टेप्स होते हैं जिनको हम कंसीडर करते हैं टू मिनिमाइज आवर टाइम। सबसे पहली चीज होती है रीड इंस्ट्रक्शंस एंड आइडेंटिफाई द क्वेश्चन टाइप्स। वी हैव डिस्कस्ड के हमारे पास 11 डिफरेंट क्वेश्चन टाइप्स हैं। सो सबसे पहले आप इंस्ट्रक्शंस पढ़ के देखेंगे उन 11 क्वेश्चन टाइप्स में से आपसे क्या पूछा गया है, वो स्पेसिफिक क्वेश्चन टाइप जो आप अभी सॉल्व करने वाले हैं। नेक्स्ट वन इज रीड द क्वेश्चन स्टेटमेंट एंड हाईलाइट द कीवर्ड्स। कीवर्ड्स होते हैं इंपॉर्टेंट वर्ड्स दैट आर प्रेजेंट इन योर स्टेटमेंट। तो सिंपली आप स्टेटमेंट को पढ़ेंगे, कुछ अहम वर्ड अपनी स्टेटमेंट में से हाईलाइट कर लेंगे जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ही होता है। थर्ड स्टेप इज स्किम एंड स्कैन। स्किम एंड स्कैन को हमने बहुत ज्यादा डिटेल में अभी डिस्कस किया है। स्किमिंग मीन्स जस्ट टू लुक, स्कैन मीन्स टू स्कैन इन योर माइंड, टू सर्च at the same time. Then read the sentence from start to find your answer. जिस लाइन में आपने जो सेकंड स्टेप में कीवर्ड्स हाईलाइट किए हैं वो जिस लाइन में आपको स्किमिंग एंड स्कैनिंग के थ्रू मिलेंगे उस लाइन को आपने स्टार्ट से पढ़ना शुरू कर देना। अब मैं बात कर रही हूँ पढ़ने की। तलाश करने के लिए यू विल गो विद स्किम एंड स्कैन, बट फर्स्ट यू हैव लोकेटेड द लोकेशन, फिर आप उसे पढ़ेंगे टू अंडरस्टैंड कि आपका आंसर क्या है। एंड देन राइट योर आंसर्स इन ऑल कैपिटल लेटर्स। अब ऑल कैपिटल्स वाली जो है दिस इज नॉट कंपल्सरी, ये ऑप्शनल है। द थिंग इज कि अगर हम स्मॉल लेटर्स में जाते हैं तो हमारी पंक्चुएशन मिस्टेक्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे आपका आंसर हो रशिया, आप शिफ्ट कर रहे हैं, यू आर शिफ्टिंग अ सिंगल वर्ड रशिया। तो स्टूडेंट्स अगर आप लोग आर को कैपिटल हम लिखेंगे बिकॉज दिस इज अ प्रॉपर नाउन, आप उसे स्मॉल लेटर लिख देते हो, स्मॉल आर, रेस्ट ऑफ द लेटर्स आर स्मॉल, इट विल बी कंसीडर्ड एज मिस्टेक। अब आपके आंसर जो है वो कोई कह लें कि एडजेक्टिव है जैसे इजी, उसको आप शिफ्ट कर रहे हैं, अगर आप उसको मिस्टेकनली ई को कैपिटल कर देंगे देन अगेन योर आंसर इज गोइंग टू बी कंसीडर्ड एज इनकरेक्ट। सो बी केयरफुल देयर। फाइन, सो बेटर टू गो विद ऑल कैपिटल्स हियर। ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है जो कि हम सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग दीज 5 स्टेप्स जो अभी हमने डिस्कस किए हैं। देयर आर द 2 रैंडम पैराग्राफ्स फ्रॉम अ पैसेज। सो लेट्स एज द वेरी फर्स्ट स्टेप इज टू रीड डाउन द इंस्ट्रक्शंस। तो इंस्ट्रक्शंस हमेशा आपको क्वेश्चन के टॉप पे नजर आती हैं, पैसेज के आगे पीछे कुछ नहीं लिखा हुआ होता। सो बेटर टू मूव टू द क्वेश्चंस जो कि हमारी स्लाइड में मौजूद है। Here we go. They are saying question number 7 and 8, and here you can see the question number 7 and question number 8.
दे आर सेइंग कंप्लीट द नोट्स बिलो। अब जब भी आपको नोट्स बिलो का वर्ड आपकी इंस्ट्रक्शन में नजर आएगा, इट मीन्स particularly they are talking about fill in the blanks. Now this is a good news that we are all aware of the fill in the blanks. Nothing big to know. Let's move further. They are saying choose no more than two words. This is your word limit कि आप maximum two words use कर सकते हैं। maximum two words वो आपको लिमिटाइज कर रहे हैं कि आपने यहाँ पे पूरी पूरी स्टेटमेंट्स नहीं लिखनी, सिर्फ दो वर्ड लिखना है। अब 7 में भी टू वर्ड्स आ सकते हैं, 8 में भी टू वर्ड्स आ सकते हैं। अब यहाँ पे एक और चीज है, दे हैव टोल्ड यू चूज नो मोर देन टू वर्ड्स, दैट डजंट मीन कि आपने टू वर्ड्स में ही आंसर देना है। आपके आंसर एक सिंगल वर्ड में भी हो सकते हैं, दो लफ्जों में भी हो सकता है। यू नीड टू डिसाइडेड बाय योरसेल्फ कि आप सिंगल यूज करेंगे या डबल यूज करेंगे। बेटर टू गो विद द सिंगल वन अगर आपके आंसर्स कंप्लीट हैं। अगर नहीं कंप्लीट देन यू कैन गो फॉर द टू, अदरवाइज देयर इज नो नीड। अब इंस्ट्रक्शन पढ़ के आपको दो ही चीजों का पता चलता है, एक आपकी क्वेश्चन टाइप, 11 क्वेश्चन टाइप्स में से आप क्या सॉल्व कर रहे हैं, दूसरी आपकी वर्ड लिमिट कि आपने कितने वर्ड्स मैक्सिमम यूज कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन टाइप को जहन में रखते हुए वी नीड टू डिसाइड द ऑर्डर ऑफ द क्वेश्चन टाइप कि ये स्पेसिफिक क्वेश्चन टाइप का ऑर्डर क्या है। जैसे हमने डिस्कस किया था इन ऑर्डर, नॉट इन ऑर्डर, मोस्टली इन ऑर्डर्स। अगर अब मैं बात करूं फिल इन द ब्लैंक्स की, तो फिल इन द ब्लैंक्स हमेशा होती हैं इन ऑर्डर, मीन्स इसके आंसर्स आपको सीक्वेंस में मिलते हैं। पहले आपको 7 मिलेगा, उसके बाद ही आपको 8 मिलेगा, उससे पहले नहीं मिल सकता। We are done with the step number 1, that was read down the instructions. हमने instructions पढ़ी, हमें पता चला अपने क्वेश्चन नंबर्स का, क्वेश्चन टाइप का, वर्ड लिमिट का, और हमने उससे अंदाजा लगाया अपने ऑर्डर का। Now let's move to the step number 2. Step number 2 is we need to read down the question statement and highlight some sort of important keywords. Now, our question statement is object age in accordance with the principles of dash and dash. Let's say for me the keywords are age. You can go with accordance. We can go with principles. अब हमने कुछ 3 keywords को यहाँ से highlight किए, एज, अकॉर्डेंस और प्रिंसिपल्स। अब यही 3 keywords हमारे hints बनेंगे, यही 3 keywords हमारे traps बनेंगे। hints in a way कि एग्जामिनर इन 3 keywords को यूज करके हमें लोकेशन तक पहुंचाएगा कि आपका आंसर किधर है। एंड ट्रैप्स इन अ वे कि एग्जामिनर सेम वर्ड्स यूज नहीं करेगा, दे विल गो फॉर द synonyms, they will do the paraphrasing. So we need to be very careful while doing skimming and scanning. अब skimming means just to look. अब हम पैसेज में दोबारा वापस जाते हैं, पिछली स्लाइड, this one. Okay, I need to remove this first. Let's go. Yeah. Now we need to skim and scan first. Up skim and scan means that we will just look at the words and we are just scanning through it, that either these words are age, accordance, and principles. By keeping that, examiner is going to use the synonyms. No, we didn't find any in the first paragraph, so just skip that, move to the next one. Still, we are looking for the same keywords that we have just highlighted a minute ago. Here, if I'll point out the location, you will see that here they are talking about, let me point it out. What I can use these letters. Okay, aging, the very first keyword. Then according is a synonym for accordance. The other keyword, laws is a synonym for principles, the third keyword. Now, all of the keywords are present in the single statement. It means 100% your answer is going to be present here in your statement. Now, let's have a look at the questions again. Our question is object age in accordance with the principles of dash and dash. Here they are saying that aging in this case must occur according to the laws of physical chemistry and of thermodynamics. So we got to know कि वो principles कौन से हैं, वो physical chemistry हैं और thermodynamics हैं। We will simply go back to our questions और हम यहाँ पे all capital letters में physical chemistry लिखेंगे, यहाँ पे all capital letters में
thermodynamics लिखेंगे. And be careful about the spellings because we are just copy pasting the stuff. If you will make any sort of mistake here, they are going to mark it incorrect. Fine. So this is all about today, and this is the list that I have made for you guys so that you guys find it easy to understand the orders. हमने total discuss की थी 11 question types. 11 question types में कुछ हमारे पास in order है, कुछ not in order है, कुछ mostly in order है. I have made a list of the in orders, not in orders, and mostly in orders. You guys can click the picture here as well as we are going to discuss all of these strategies in detail, so it would be more clear to you in the future classes as well. Okay, everyone. So let's wind up our session here. This is all about the second lecture. We just went more into the reading module. Today we have learned about the strategies we need to work on, how our passage would look like, the question types, the orders of the questions, and then we have solved one question with a few of the steps that we are going to use in the future strategies as well. So this is all about today. Thank you so much for your presence and see you next time, inshallah. Allah Hafiz.